रिपोर्ट 2023 के इस सूचकांक की गणना करने के लिए किसके राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से किसका क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। किसका? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। भारत में बहुआयामी गरीबी जनसंख्या वर्ष 2015-16 में कितनी थी? 24.85। इससे घटकर अब 2019-21 में कितनी हो गई है? 14.96%। कितनी की गिरावट आई है? 9.8%। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कितनी है? 19.28%। और शहरी क्षेत्रों में गरीबी कितनी है? 5.27। केरल के अंदर गरीबी कितनी है? 0.55। अंत बिहार के अंदर गरीबी कितनी है? 33.76 सर्वाधिक। और फिर बाद के अंदर 10वें नंबर पर कौन आता है? राजस्थान 15.31%। फिर वैश्विक स्तर पर हम गरीबी का आकलन कैसे करते हैं? एक तो कौन करता है? विश्व बैंक। कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। कौन करता है? लिखा रखे क्या? नहीं लिखा रखा? तो चलो तो ये देख लो कि विश्व के आधार पर एक तो विश्व बैंक क्या करवाता है? गरीबी का क्या करवाता है? आकलन करता है। गरीबी की रेखा वो कौन सी पॉवर्टी लाइन कौन सी डिसाइड कर रखी है कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन के अंदर कितने खर्च करता है? $2.15। कितने? $2.15। मतलब $1 के अंदर कितने रुपए होते हैं? 88 रुपये होते हैं। कितने? 88। अगर इनको जोड़ दे तो 8 8 16 16 176 176 के अंदर ये 15 ऐड करते हैं, लगभग 180-90 रुपये। अगर कोई व्यक्ति एक दिन के अंदर 180 या 190 रुपये खर्च कर रहा है तो वो गरीब है या नहीं है? वो नहीं है, वो गरीबी रेखा से ऊपर। पॉवर्टी रेखा 180-90 तक है। तो विश्व बैंक ने कितना डिसाइड कर रखा है? $2.15। फिर एक बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो एशिया का क्या एक बैंक है जो करता है एशिया के अंदर विकास के लिए क्या करता है? कार्य करता है, जिसके अंदर भारत, रूस और चाइना ये सब है ना। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या करता है? गरीबी रेखा का निर्धारण। तो उसने कितना कर रखा है? $1.51। $1.51 मतलब 88 और 88 मतलब 120 रुपये के समथिंग। 88 40 120 या 30 रुपये के समथिंग। क्या अगर एक व्यक्ति 120-30 रुपये खर्च करता है दिन के तो वो क्या नहीं होगा? तो गरीब नहीं होगा। तो एशियन डेवलपमेंट ने तो कितना कर रखा है? 1.51। और वर्ल्ड बैंक ने कितना कर रखा है? 2.15। फिर UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP क्या निकालती है? वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। कौन निकालती है? UNDP। UNDP से हमने कौन सा लिया अपना वाला? UNDP ये निकालती है ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। हमने ग्लोबल की जगह क्या लगा दिया? नेशनल, राष्ट्रीय मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। अब इसके अंदर कितने आयाम होते हैं? पहले बताया कि इसके अंदर 2 भारत वाले नए जोड़ रखे। तो इसकी शुरुआत कब हुई ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स की? 2010 के अंदर। कौन कौन निकालता है इसको? UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये क्या है? एक तो कौन निकालता है इसको? UNDP और OPHDI। कौन निकालता है? UNDP प्लस OPHDI, ऑक्सफोर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऐसा इनिशिएटिव। तो इसको एक निकल कब से मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स कब से निकलने लगा है? 2010 से। इसकी गणना किन आधारों पर? 3 आयाम 10 संकेतों के आधार पर की जाती है। 3 आयाम वही स्वास्थ्य, पोषण, बाल मृत्यु दर, फिर शिक्षा के अंदर स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति। इसके अंदर क्या नहीं है? एक प्रसव पूर्व देखभाल नहीं है। और जीवन स्तर के अंदर पक्का मतलब और ये क्या नहीं है? एक बैंक का खाता नहीं है। तो इसके अंदर तो फिर हम देखें जनसंख्या के अंदर एक तो क्या होता है? निर्धन, जो क्या है? गरीब हैं। वो क्या है? गरीब, जो क्या है? पूर हैं। अरे क्या होता है? गैर निर्धन, जो क्या नहीं है? गरीब नहीं है। जो गरीब नहीं है उनको तो हमें क्यों ही देखना, जो गरीब हैं उनको हम देखेंगे कि कितने में। जो गरीब होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो चिरकालिक निर्धन मतलब कॉर्निक पुअर और अल्पकालिक ट्रांसस्पिंट क्या पुअर। एक तो क्या है? चिरकालिक निर्धन और क्या है? एक अल्पकालिक निर्धन। जो चिरकालिक निर्धन होते हैं उन्हें भी हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। एक तो सदैव निर्धन,
एक सामान्यतः निर्धन। सदैव निर्धन तो हमेशा जो पॉवर्टी लाइन है सदैव निर्धन है, तो उसके नीचे क्या करेंगे, जीवन व्यतीत करेंगे। और सामान्यतः निर्धन जो कभी ये क्या है, पॉवर्टी लाइन है, लेकिन क्या है, पहले निर्धन है लेकिन कभी कभी क्या हो गया, पैसे वाले ऐसे, तो ये कौन सी हो गया, सामान्यतः निर्धन। फिर बाद में अल्पकालीन निर्धन को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में, एक तो चक्रीय निर्धन, एक अनियमित निर्धन। चक्रीय नियमित के अंदर तो मतलब जो ये पॉवर्टी लाइन है, तो इसके अंदर कभी क्या, कभी गरीब कभी अमीर, कभी गरीब कभी अमीर, कभी गरीब कभी मतलब पॉवर्टी लाइन से ऊपर, तो ये क्या होगा, एक चक्कर से बन गया, इसलिए क्या कहते हैं इसको, चक्रीय निर्धन। फिर एक है अनियमित निर्धन, कभी तो क्या पॉवर्टी से क्या है एकदम जी रहे, लेकिन एकदम से कभी कभी चल गए किसके अंदर, पॉवर्टी लाइन से नीचे। सुन में आइए सारे। अनियमित निर्धन और एक चक्रीय निर्धन के अंदर तो फिर सामान्यतः निर्धन के अंदर तो कभी ऊपर, और फिर सदैव निर्धन के अंदर तो हमेशा क्या पॉवर्टी लाइन के क्या नीचे रहेंगे। तो क्या है, पॉपुलेशन को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों के अंदर, एक तो पूर्व के अंदर, एक नॉन पूर्व के अंदर। मतलब एक तो जो निर्धन है और एक गैर निर्धन है। जो निर्धन है उनको भी कितने भागों के अंदर बांटा जाता है, 2 भागों में। कौन कौन से भाग हैं, चीरकालिक और एक है अल्पकालिक। चीरकालिक को भी कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों के अंदर। एक तो क्या है, एक तो क्या है सदैव निर्धन, और एक है एक सामान्यतः निर्धन। जो सदैव है वो तो हमेशा पॉवर्टी लाइन से क्या करेंगे, नीचे जीवन, और जो सामान्यतः है वो कभी क्या आ सकते हैं, पॉवर्टी लाइन से ऊपर। ये तो फिर बाद के अंदर क्या है, अल्पकालिक। अल्पकालिक को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। एक तो क्या है, एक तो चक्रीय निर्धन और एक है एक अनियमित। जो चक्रीय निर्धन है तो ये तो क्या है, पॉवर्टी लाइन है, तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। फिर क्या है, एक अनियमित, इसके अंदर क्या है, जो ये ऊपर ऐसे कभी नीचे चले गए, तो ये क्या है, पॉवर्टी लाइन। समझ में आई। इसके अंदर ये ऊपर है, लेकिन क्या कभी कभी क्या लग गया, झटका लग गया, तो गरीबी नीचे क्या चले गए नीचे। अरे पैसे थे खाने के लिए, दाने थे हमारे पास, ठीक ठाक था, लेकिन एकदम से क्या हो गया, मतलब मैं बीमार हो गया, मेरे 15-16 लाख रुपए लगे, हम क्या लगे, अब क्या चल गए, गरीबी रेखा के नीचे। अब तो ये सारे, अब हमारी बुनियादी आवश्यकताओं के पैसे भी नहीं बचे, जिनको हम क्या करें, खरीद सकें। तो ऐसी चीज़, ऐसे कभी कभी क्या चले जाते हैं नीचे। फिर क्या है, लॉरेंज वक्र। सापेक्ष गरीबी निकालो, रिलेटिव पॉवर्टी। तो सापेक्ष गरीबी क्या, इसमें लोगों की आय और संपत्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। सापेक्ष का मतलब ही क्या होता है, किसी के सापेक्ष क्या करना, कंपैरिजन करना, किसी के तुलना करना, क्या करना, सापेक्ष। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, अब देखो ये जैसे ऐसे बोला कि हमें ज्योग्राफी को रिलेट करो किससे, इकोलॉजी से, क्या करें, सापेक्ष क्या करें, तुलना। तो इसका मतलब ही क्या होता है, तुलना करना। तो किससे, इसमें लोगों की आय को और संपत्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि उनके पास आय, इनकम कितनी हुई और उसने संपत्ति कितनी, इसका हम क्या करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन। क्या करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन। इसमें आर्थिक असमानता का क्या चलता है, पता चलता है कि कितनी इनइक्वलिटी है, कि इकोनॉमिक जो हमारे पास इनइक्वलिटी है वो कितनी। इसे मापने के लिए लॉरेंज वक्र का क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो जो कौन सी है, सापेक्ष गरीबी। कौन सी, सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी के अंदर क्या किया जाता है, आय और संपत्ति के अंदर, आय और संपत्ति। आय क्या होती है, जो हमारे पास पैसे होते हैं। संपत्ति क्या होती है, जो हमारे पास एसिड्स जो हमने खरीद रखे हैं, जैसे ज़मीन उमीन, ये हमारे पास क्या है, संपत्ति। हमारे पैसों और संपत्ति के अंदर हम क्या करेंगे, तुलना। क्या करेंगे, तुलनात्मक। उसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी। इससे क्या पता चलता है, असमानता का पता चलता है। किसका, असमानता कि किसके पास कितना संपत्ति है और किसके पास संपत्ति नहीं है। इससे क्या पता चलेगा, अब मेरे पास ज़्यादा संपत्ति हो, इसके पास संपत्ति नहीं हो, तो क्या सीधा पता चलता है इनके अंदर क्या है, इनके पास पैसे हैं, इसके पास नहीं है। तो इसमें क्या पता चल रहा है, असमानता का। तो हम समान थोड़ी हैं, ऐसा समान का मतलब होते तो हमारे पास भी उतने ही पैसे होते, इनके पास भी उतने ही पैसे होते, लेकिन उन्होंने तो आरसीसी गिरवा दी, वे तो क्या हो गई, पैसे वाले हो गए। अभी ऐसे हो गए, तो इस प्रकार से हमारा मकान दब गया। इसमें आर्थिक असमानता क्या चलता है, पता चलता है। इसमें मापने के लिए कौन से वक्र का प्रयोग करते हैं, लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। अब लॉरेंज वक्र क्या होता है, इसके अंदर क्या बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं हम ऐसे।
जैसे ये डायग्राम है। अब इसके अंदर ये लाइन है ना, ये 45 डिग्री पे लाइन, इसका मतलब है कि जितना जिसके पास जितनी आय और जितना क्या है उस आधार पर क्या है सब समान है, सबके पास सेम क्या है पैसे हैं। अगर ये लाइन क्या जाती है एकदम सीधी जाती है, जैसे ऐसे देखो, जैसे हमने ये निकाला ऐसे ना, और फिर बाद के अंदर हमने फिक्स क्या ले रखा है, ये यहाँ पे क्या है 20, यहाँ पे क्या 20, यहाँ पे क्या 40, इतनी जगह छोड़ के क्या 40, यहाँ पे क्या 60, यहाँ पे क्या 60। तो ऐसे देखो, इसका मतलब क्या है सब क्या है समान है, क्या है सब क्या है समान है। लेकिन एक लाइन ऐसे जाएगी, ये किसको दर्शाती है असमानता को, किसको दर्शा रही है असमानता को। अब किसके पास तो किसी के पास तो क्या है पैसे। अब देखो, अब जो 20% लोग थे पहले देखे तो 20% के पास सेम क्या थे पैसे थे। अब लेकिन 20% के पास पैसे कब आ रहे हैं, इधर देखो पॉपुलेशन तो कितनी है 20% और उसके पास संपत्ति कितनी सी है, और ये देखो यहाँ तक। लेकिन अगर पहले देखे तो संपत्ति क्या थी सबके पास समान, 20% सबके पास क्या थी समान थी। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर तो क्या थी समान थी। अब देखें, अब जो मतलब ये लाइन टच हो रही है वो कहाँ पे टच हो रही है, यहाँ पे आके, तो ये क्या है असमानता। ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ये जैसे ऐसे गिर गए ऐसे 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 ऐसे, तो अब ये और भी क्या हो गया। अब मतलब ये क्या है पॉपुलेशन है, ये मान लो क्या है, ये मान लो इनकम है, क्या है इनकम। अब ये क्या है पैसे। अब देखो जो 20% क्या थे पैसे, वो 20% अगर यहाँ पे जाते तो दोनों के पास क्या है सेम है। लेकिन बाद के अंदर जो 20% जो पैसे हैं वो कहाँ पे आके टच हो रहे हैं, यहाँ पे, ये लाइन कहाँ पे टच हो रही है। अब जैसे इसको निकालोगे तो तुम 20% की, अब 20% के पास पैसे हैं क्या, अब तो क्या है थोड़े से लोगों के पास क्या है पैसे हैं। जैसे यहाँ पे 1 और 2 क्या जा रही हो 2 और फिर 3 4 5 6, अगर यहाँ पे टच होती है तो पूरे 20% के क्या पास होते पैसे होते। लेकिन अब तो कितने पास हैं, वो थोड़ों से के पास क्या है पैसे हैं। तो ये क्या है लॉरेंज वक्र, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा असमानता होगी। तो ये देखो, ये वक्र जनसंख्या के बीच आपके आय के वितरण को क्या दर्शाता है कि लोगों के पास इनकम कितनी है, इसके वितरण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है आय के वितरण को। 45 डिग्री पर खींची गई रेखा समानता की रेखा कहलाती है। किसके कहलाती है, जो एकदम सीधी जाती है ये लाइन तो क्या है समानता की। अगर ऐसी लाइन हो तो, लेकिन ये संभव सीधी जाए समान है। हाँ, ये लाइन सीधी है लेकिन तूने टेढ़ी खींच रखी है। अगर यहाँ ये लाइन भी सीधी आ जाए ना तो वो क्या हो जाए समान हो जाए कि हमारे पास क्या है समान पैसा है। लेकिन हमारे पास समान पैसा नहीं है, इसलिए क्या नहीं हो रही है इसके समान नहीं है, इसके क्या हो रही है जैसे हमारे पास पैसा है उस हिसाब से क्या की जा रही है लाइन खींची जा रही है। जितनी ज़्यादा लाइन खींचेगी उतनी ज़्यादा क्या होगी हमारे बीच असमानता होगी। अगर ये जाती है तो ऐसे जाती है तो और भी ज़्यादा हमारे पास पैसा क्या है कम है। अगर ये ऐसे जाती है तो और भी ज़्यादा पैसा क्या है कम है। अगर ये एकदम यहाँ से आती है तो हमारे पास पैसा क्या है सेम है, एकदम समान है। तो ये वक्र जनसंख्या के बीच आप आय के वितरण को क्या समझाती है, आय के वितरण को बताती है कि हमारे पास इनकम कितना है। इसको कौन बताती है वक्र रेखा। कितने डिग्री से खींचते हैं 45 डिग्री। अगर सीधी लाइन खींच रही हो तो वो किसकी है समानता की रेखा कहलाती है। किसको समानता की, इक्वलिटी की क्या लाइन। अर्थात जनसंख्या के बीच आय का एक समान वितरण है। क्या है जनसंख्या के बीच आय क्या क्या होता है समान वितरण। अगर ये लाइन क्या चली जाए एकदम सीधी चली जाए, अरे 45 डिग्री वाली लाइन सीधी चली गई तो इसका मतलब क्या है सबके पास समान पैसा है। परंतु ये एक आदर्श रेखा है। व्यवहारिक रूप से ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पूर्ण समानता हो। किसी के पास भी पूर्ण समानता हो सकती है, किसी भी देश के पास सभी लोगों के पास समान पैसे हो सकते हैं क्या, नहीं, कभी भी नहीं होंगे। अरे कोई भी ऐसा हो सकता है कि सबके पास 10-10 रुपये हैं, ऐसे किसी भी देश के अंदर नहीं होगा। तो कभी ये कौन सी रेखा ओनली आदर्श रेखा है। जैसे गांधी जी का कि भारत का भी क्या होगा राम राज्य होगा, कभी हो सकता है कि राम राज्य जिसके अंदर सभी सुधर जाए कोई कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। तो ओनली क्या एक आदर्श आइडल लाइन है। तो 45 डिग्री पर खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं समानता की रेखा।
अर्थात जनसंख्या के बीच आय का एक समान वितरण। परंतु ये एक रेखा क्या है? आदर्श रेखा है। व्यवहारिक रूप से ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता। जहाँ पूर्ण समानता ऐसा नहीं होता। व्यवहारिक रूप से किसी भी देश में लोरेंज वक्र समानता की रेखा की ओर एक्सिस पर होता है। किस एक्स एक्सिस पर होता है। व्यवहारिक रूप से किसी भी देश की लोरेंज वक्र समानता की रेखा और एक्स एक्सिस पर होता है। जिस देश का लोरेंज वक्र समानता की रेखा से दूर होता है उसमें इतनी असमानता होती है। जैसे ये क्या है? लाइन। अगर इससे जितनी लाइन ये ज़्यादा दूर रहेगी, ये इसके अंदर क्या है? मतलब असमानित थे लोग। अगर ये इतनी दूर हो गई तो इसका मतलब और भी ज़्यादा क्या है? मतलब यहाँ पे गरीबी रही है और यहाँ पे और भी क्या है? इनके पास इनकम रही है कम है। तो ये जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ही ज़्यादा क्या दर्शाएगी? असमानता, इनइक्वलिटी को दर्शाएगी। समझ में आ रहा है? फिर है गिन्नी गुणांक। क्या है? गिन्नी गुणांक। इसमें किसको? छायांकित क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्र? छायांकित क्षेत्रफल। जैसे ये क्या है? समानता की रेखा। और किसी देश के अंदर क्या है? ये असमानता। तो ये कौन सा भाग? छायांकित भाग। कौन सा भाग? ये गिन्नी गुणांक। इसे क्या बोलते हैं? छायांकित भाग। छायांकित भाग समझ में आ गया? क्या है ये? इसमें जो बीच के अंदर जो भी ये क्या है क्षेत्रफल आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? छायांकित क्षेत्र। जो क्या है? गिन्नी गुणांक। मतलब ये क्या है? असमानता है। क्या है? असमानता। ये बात क्या है? कौन सा भाग है? छायांकित भाग। क्या है? छायांकित क्षेत्रफल। ये लोरेंज वक्र का क्या होता है? गुणांक रूप होता है। क्या होता है? गणितीय रूप होता है। गणितीय है क्या? तो गणितीय रूप का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर ये क्षेत्रफल निकालेंगे तो फिर अब ऐसे देखें कि इनके अंदर असमानता क्या है। इस क्षेत्र का क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल निकाल देंगे और फिर बाद के अंदर क्या हो जाएगा इसका? कि इनके बीच में कितनी असमानता ये आ जाएगी। इसका मूल्य क्या होता है? 0 से 1 के बीच होता है। किसके बीच होता है? 0 से 1 के। 0 का अर्थ होता है पूर्ण समानता। क्या होती है? पूर्ण समानता। जैसे ये लाइन ऐसे हो तो ये यहाँ पे क्या है? 0। यहाँ पे क्या है? पूर्ण समानता। अब ऐसे मान लो यहाँ पे क्या है? 1 है। अब यहाँ पे तक आए तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे इसका मतलब कितना होगा? 1 से कम। तो जैसे 0.5 मान लो, फिर 0.6, 0.7, 0.8 और यहाँ पे तो क्या आ गया? 1। 1 का मतलब क्या है? पूर्ण असमानता। 1 का मतलब तो क्या है? पूर्ण असमानता। और 0 का मतलब क्या है? पूर्ण समानता। जैसे यहाँ पे क्या है? 0 है। अब यहाँ पे देखिए अगर ये लाइन ऐसे जा रही है इसका मतलब यहाँ पे लोग पूरे क्या हैं? समान है। अगर यहाँ पे जा रहे 0.5 लोग क्या हैं? असमान। यहाँ पे 0.6, 0.7 इसका मतलब यहाँ पे पूर्ण असमानता। 1 का मतलब तो सुन में आई। जिस देश की गिन्नी गुणांक अधिक होता है वहाँ अधिक असमानता होती है। गिन्नी गुणांक कितने के बीच में होता है? 0 से 1 के बीच में। 0 का मतलब पूर्ण समानता और 1 का मतलब पूर्ण असमानता। पूर्ण मतलब कंप्लीट इक्वलिटी और इसमें कंप्लीट अनइक्वलिटी। तो 0 के अंदर तो ये देखो ये भाग क्या है? छायांकित भाग। जैसे ऐसे निकालते हैं तो फिर है गरीबी के कारण। गरीबी के कारण क्या है? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन मतलब हर ये तो हम अंग्रेजों के ऊपर तो हर ठेकराई फोड़ देते हैं। अगर हमारे कोई भी कुछ भी हो रहा है वो किसका कारण है? पहली बात तो
अंग्रेजों का कारण। तो अंग्रेजों को मतलब अगर एक भाषा के अंदर लिखते हैं तो उससे क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक काल। क्या, औपनिवेशिक काल। एक तो औपनिवेशिक शासन के कारण, एक बेरोजगारी के कारण, एक शिक्षा के अभाव के कारण, कौशल के अभाव के कारण, जनसंख्या के विस्फोट के कारण, मुद्रास्फीति के कारण, स्वास्थ्य सेवाओं में अभाव के कारण, कुपोषण, सामाजिक भेदभाव, गरीबी स्वयं भी गरीबी का एक क्या कारण है, वित्तीय समावेशन, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, सरकारी योजनाओं पूर्ण क्रियान्वयन न होना, सामाजिक कुरीतियां, मादक पदार्थ, भ्रष्टाचार, आर्थिक समानता, प्राचीन तथा मानव निर्मित आपदाएं, प्राकृतिक और युद्ध में महामारी। तो क्या कारण क्या है गरीबी के, क्या होना, पोषण ठीक से नहीं होना, क्या होना, असमानता का होना, बेरोजगारी का होना, जनसंख्या का विस्फोट होना, औपनिवेशिक काल, भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति, गरीबी खुद भी एक क्या कारण है, और वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का समझते हो, मतलब सबके पास क्या है नहीं है, सामान क्या नहीं है, पैसे नहीं है, तो ये क्या वित्तीय समावेशन। और सामाजिक कुरीतियाँ, ऐसी क्या नीतियाँ कि लड़कियाँ क्या नहीं करेंगी, लड़कियाँ मतलब नौकरी नहीं करेंगी, या लड़कियाँ जॉब पे ऊपर नहीं जाएंगी। अब ये जॉब पे नहीं जाएंगी तो कमाएंगी नहीं तो क्या होगा, गरीबी आएगी। तो ऐसी क्या सामाजिक कुरीतियाँ, कोई प्रथा, ये सारी चीज़ें। तो ये कौन कौन से कारण, तो अपने मन से बनाने के कारण तो कौन से, एक तो बेरोजगारी हो गई, वित्तीय समावेश हो गई, जनसंख्या हो गई, गरीबी खुद कारण है, भ्रष्टाचार है, सामाजिक कुरीतियाँ है, वित्तीय समावेशन है, नशे, मादक पदार्थ जैसे शराब वराब, इनके कारण, और सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा क्या है, समाज में सुरक्षित नहीं। एक तो सामाजिक सुरक्षा के अंदर अगर कोई महिलाएं अगर कोई मतलब क्या नहीं कर सकती, काम पे जाती उनके साथ तो क्या होता है, दुर्व्यवहार होता है, तो इसलिए क्या नहीं जाती। एक तो सोशल सिक्योरिटी वैसे नहीं, और एक सामाजिक सुरक्षा वैसे कि क्या नहीं है कि ना हमारे पास स्वास्थ्य का बीमा है, ना तो हमारे पास स्वास्थ्य का बीमा है, न भोजन के लिए, इन सारी चीज़ों के। अगर ये स्वास्थ्य का बीमारी है तो हमारी क्या एक सामाजिक सुरक्षा हो जाएगी। तो इस प्रकार से तो गरीबी के कारण अपने मन से सोचना है, और वो क्या करना है, याद करना है। फिर ऐसे देखना, अगर याद नहीं आए तो क्या करना है, यहाँ पे देखना है, युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, सामाजिक कुरीतियाँ, मादक पदार्थ, सरकारी योजनाओं का पूर्ण क्रियान्वयन न होना, राजनीतिक इच्छा शक्ति की क्या होना, कमी, वित्तीय समावेशन, गरीबी स्वयं, सामाजिक भेदभाव, कुपोषण। कुपोषण भी क्या है, ये बर्गर भी यार, इनसे क्या होता है आजकल, कुपोषण होता है सर। मुद्रास्फीति, जनसंख्या विस्फोट, कौशल का अभाव, शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी, औपनिवेशिक शासन। फिर चलो गरीबी निवारण के उपाय, किसके, गरीबी निवारण के उपाय। तो भारत में गरीबी निवारण उन्मूलन के लिए दो मुख्य अवधारणाएं क्या हैं, प्रचलित हैं। कितनी अवधारणाएं प्रचलित हैं, दो। एक तो कौन सा सिद्धांत है, रिसाव सिद्धांत, ट्रिकल डाउन थ्योरी। कौन सा, ट्रिकल डाउन रिसाव सिद्धांत। यह सिद्धांत के समर्थक कौन है, डॉक्टर जगदीश भगवती और अरविंद पनगड़िया। तो रिसाव, तो क्या करेंगे हम, गरीबी, अब जो गरीबी है कारण देख लिए हम, तो इसके निवारण के लिए क्या कर रहे हैं, उपाय। तो दो उपाय हैं, एक तो कौन सा है, रिसाव सिद्धांत, ट्रिकल डाउन थ्योरी। इसके समर्थक कौन है, डॉक्टर जगदीश भगवती और अरविंद पनगड़िया। कौन है, डॉक्टर जगदीश भगवती और अरविंद पनगड़िया। ये क्या है इसके समर्थक, इनकी एक पुस्तक है वाई ग्रोथ मैटर्स। कौन सी है, वाई ग्रोथ मैटर्स, किसकी पुस्तक है, ट्रिकल, एक क्या है, सिद्धांत, रिसाव सिद्धांत, ट्रिकल डाउन थ्योरी। इसके समर्थक कौन है, डॉक्टर भगवती, जगदीश भगवती और अरविंद पनगड़िया, इसके दो। और इनकी एक पुस्तक है वाई ग्रोथ मैटर्स, वाई ग्रोथ मैटर। एस जयशंकर की एक पुस्तक है, उसका क्या नाम है, वाई भारत मैटर्स। डॉक्टर हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं कौन, डॉक्टर एस जयशंकर,
उनकी पुस्तक का नाम है वाई भारत मैटर्स। और जैसे इनकी पुस्तक का क्या नाम है, वाई ग्रोथ मैटर्स। क्या कि ग्रोथ कैसे मैटर करती है किसी भी देश के शासन के अंदर, कि मतलब कोई मतलब अर्थव्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण रहती है। तो इनके अनुसार क्या कहते हैं, इनके अनुसार सरकार भौतिक आधारभूत ढांचे पर अधिक क्या करे, खर्च करे। क्या करे सरकार, भौतिक आधारभूत ढांचे जैसे सड़कें बनवाए, क्या बनाए, रेलवे बनवाए, पोर्ट बनवाए, क्या बनवाए, पार्क बनवाए, ये सारी चीज़ें क्या बनवाए, ज़्यादा बनाए। सड़कें ज़्यादा होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगा, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगा तो हमें क्या होगी, इनकम होगी, इनकम होगी तो हमारी गरीबी वैसे क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। फिर बाद में अंदर पोर्ट होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। आधारभूत ढांचा क्या होगा, अगर सही होगा तो भौतिक आधारभूत ढांचे पर अधिक क्या करना है, खर्च करना है, तथा आर्थिक सुधारों को क्या करना है, लागू करना है। एलपीजी रिफॉर्म्स हुए हैं उनको अच्छी तरीके से क्या करो, लागू करो, जिससे कि निवेश को क्या किया जा सके, आकर्षित किया जाए तथा रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएं। अब जैसे एलपीजी के लागू जो क्या होंगे, एलपीजी उनको अगर अच्छे तरीके से आर्थिक सुधारों को अच्छे तरीके से लागू कर दिया तो विदेश की कंपनियां भारत के अंदर क्या काम करने के लिए, व्यापार करने के लिए आएंगी। अब भारत के अंदर आएंगे, अब जैसे कोई एप्पल की कंपनी, जो आजकल भारत में एप्पल की कंपनियां क्या बना रही हैं, आईफोन 15, 16, 17, ये जो आईफोन बनाएंगी वो कहाँ पे बनाएंगी, भारत के अंदर। अब भारत के अंदर ये कंपनी लगाए, अब भारत के अंदर कंपनी लगाए तो यहाँ के लोगों को इस कंपनी में काम करने के लिए लोग कहाँ के आएंगे, भारत के आएंगे, भारत के काम आएंगे तो उनको क्या मिल गया, रोजगार मिल गया, रोजगार मिल गया तो उनके बाद में ये गरीब रहेंगे क्या, तो यही तो बाद में क्या हुआ, तो क्या कर रहे हैं उन्होंने, जगदीश भगवती ने और उन्होंने क्या किया, पनगड़िया ने, अरविंद पनगड़िया ने क्या किया कि भौतिक आधारभूत ढांचे पर क्या दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या दो, ध्यान दो, और फिर सबसे ज़्यादा खर्च भी किस पे ही करो, भौतिक ढांचे के ऊपर ही करो। अगर हम जो आर्थिक सुधार है उनको अच्छी तरीके से लागू कर देंगे तो निवेश क्या होगा, आकर्षित, क्या होगा, निवेश आकर्षित होगा। निवेश आकर्षित होने से बाद में निवेश ज़्यादा आएगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। निवेश के बढ़ने पर सरकार का कर राजस्व भी बढ़ता है। अब निवेश बढ़ेगा, अरे हमारे पास इनकम होगी तो सरकार को भी हम टैक्स देंगे, नहीं वैसे दे देंगे क्या, हमारे पास खुद के क्या है, दाने के लाले पड़ रहे हैं और हम सरकार को क्या देंगे। तो इसलिए अगर सरकार हमारी राजस्वों के अंदर क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, तो जो देश का राजस्व है उसके अंदर भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। अल्पकाल में इस विधि के असमानता बढ़ेगी परंतु दीर्घकाल गरीबी में निवारण किया जा सकता है। ये कह रहा है कि शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर तो ऐसे लगेगा कि इनइक्वलिटी बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है, लेकिन बाद के अंदर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो गरीबी निवारण किया जा सकता है। इससे क्या हो सकती है, गरीबी दूर हो सकती है। क्या हो सकती है, गरीबी दूर हो सकती है। किससे, क्या करें, अब मैं क्या लगाए, भौतिक आधारभूत ढांचे के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या करें, खर्च करें। जैसे भौतिक आधारभूत ढांचे पर हम खर्च करेंगे तो विद में क्या होगा, आय हमारे पास होगी, तो आय हमारे पास होगी तो गरीबी क्या होगी, कम होगी। तो थोड़े दिन के लिए ऐसे लग सकता है कि यार यहाँ पे तो कोई लोग तो क्या हो रहे हैं, अमीर, कोई लोग क्या हो रहे हैं, गरीब। गरीब तो कोई नहीं होगा, अमीर क्या होते जाएंगे, गरीब तो क्यों होंगे, अगर काम करेंगे तो वो भी क्या हो सकते हैं। तो लेकिन और ऐसा हो सकता है तुलनात्मक रूप से लग रहा है कि ये तो क्या हो गई, असमानता ज़्यादा बढ़ी है, कुछ अमीर तो क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। लेकिन लंबे समय के लिए देखें तो रोजगार का फ़ायदा सभी उठाएंगे तो सभी क्या होंगे, एक अच्छी जीवन शैली के आधार पर क्या जीवन जी सकेंगे, तो क्या हो जाएगा, इनका गरीबी का निवारण हो जाएगा। फिर बाद ये कौन सा सिद्धांत है, ट्रिकल डाउन सिद्धांत, रिसाव सिद्धांत। कौन सा, रिसाव सिद्धांत। किस किस ने दिया है, डॉक्टर जगदीश भगवती और डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। फिर एक प्रत्यक्ष निवारण, डायरेक्ट क्या करना, निवारण, कि सीधा ही क्या कर दो, पैसे ही बांट दो, क्या कर दो, पैसे ही बांट दो, जिनको कुछ कमी है वो, जिसको जिस चीज़ की कमी है वो ही दे दो। ये कोई अच्छी बात है क्या, ऐसे देते रहोगे ऐसे तो फिर बाद में निठल्ले हो जाएंगे सब। इसके समर्थक कौन है, अमृत सेन और जॉन द्रेज। तो क्या है, जॉन द्रेज और क्या है, अमृत सेन। कौन है, दो, एक तो अमृत सेन और एक है जॉन द्रेंज। क्या है, जॉन द्रेंज। तो अमृत सेन और जॉन द्रेंज है इसके क्या है, इनकी पुस्तक है एन अनसर्टेन ग्लोरी इंडियन
के Indian its contradiction. contradictions and uncertain glory India and its contradictions। इनकी क्या पुस्तक है, उनकी क्या है, वाई ग्रोथ मैटर्स, किसकी, भगवती की और अरविंद पनगड़िया की, और इनकी क्या है, अनसर्टेन ग्लोरी इंडिया इट्स कंट्राडिक्शंस। इसके अनुसार सरकार के द्वारा गरीब परिवारों को क्या की जाती है, प्रत्येक सहायता ही कर दो। इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाएं, जैसे रोजगार गारंटी कार्यक्रम, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, आवास योजना, पोषण योजना की सीधे क्या कर दो, खाने की जरूरत है तो क्या 5 किलो की जगह 10 किलो दे दो या 50 किलो दे दो, बस खाने की समस्या दूर हो गई। और क्या कर दो, मनरेगा की जो मतलब 2 महीने मनरेगा की आय बढ़ा दो, सीधे 1000 रुपये कर दो उनको, फिर वापस क्या हो जाएंगे, ये ठीक है कैसे। सरकार को सामाजिक आधारभूत ढांचे पर अधिक खर्च करना चाहिए, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, पोषण, शुद्ध पेयजल, वर्तमान उपयुक्त दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। हम दोनों का ही थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, कि थोड़ा बहुत मनरेगा के आधार पर दे दिया और थोड़ा बहुत हम क्या देते हैं, जो आधारभूत ढांचे को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जिससे क्या हो, हमें इनकम हो और जो क्या उद्योग धंधे लगें, तो इसे फिर है बुनियादी आवश्यकता उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की योजनाएं। तो ऊपर क्या थी, एक तो क्या है, निवारण किस प्रकार से कर सकते हैं, 2 प्रकार से, एक तो किससे, रिसाव सिद्धांत से। रिसाव सिद्धांत के तो पनगड़िया और किसने दिया, भगवती ने। अब इनकी एक किताब है वाई ग्रोथ मैटर्स, इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है कि किसके आधारभूत ढांचे के ऊपर क्या दो, ज़्यादा कर दो, किसके भौतिक आधार, जैसे सड़कें, रेलवे, ये इनका ज़्यादा क्या करो, विकास करो, और जो हमारे आर्थिक सुधार उनको लागू कर दो, जिससे क्या होगा, निवेश आकर्षित होगा, निवेश आकर्षित होगा तो क्या करेंगे, उद्योग धंधे ज़्यादा लगेंगे, उद्योग धंधे ज़्यादा लगेंगे तो उनके अंदर फिर हमें क्या मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलने के बाद में क्या होगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, बेहतर होगा, गरीबी से वो क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। एक समय के अंदर ऐसा लगता है कि असमानता ज़्यादा हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो क्या होगा, गरीबी का निवारण हो जाएगा, पॉवर्टी का क्या हो जाएगा, निस्तारण हो जाएगा। फिर बाद के अंदर क्या है, फिर बाद के अंदर प्रत्यक्ष उपाय, क्या है, प्रत्यक्ष ऊपर, डायरेक्ट कौन से, प्रत्यक्ष के अंदर क्या है, इसके अंदर उन्होंने कौन सा दिया है, अमर्त्य सेन और जियो, एक तो अमर्त्य सेन और जॉन द्रेज। इन्होंने क्या कहा है, इनकी एक पुस्तक है एन अनसर्टेन इंडिया और फिर इट्स कॉन्ट्रडिक्शंस, ये उनकी क्या है, पुस्तक है। इन्होंने क्या कहा कि क्या करो, सीधे रेवड़ियाँ बांट दो, क्या कर दो, जैसे क्या कर दो, पोषण के अंदर पोषण की चीज़ें बेच दो, फिर बाद के अंदर क्या कर दो, मनरेगा चला दो, मनरेगा की आय क्या कर दो, बढ़ा दो, ये सारी चीज़ें कर दो। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, रोजगार, मनरेगा चला दो, खाद्य सुरक्षा, आवास योजना, पोषण योजना, ये क्या कर दो, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाने। सरकार को सामाजिक आधारभूत ढांचे पर अधिक खर्च करना चाहिए, जैसे शिक्षा हो गई, चिकित्सा हो गई, पोषण हो गई, शुद्ध पेयजल, वर्तमान में उपयुक्त दोनों विधियों का थोड़ा थोड़ा क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। बुनियादी आवश्यकताओं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की योजनाएं कौन सी हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्य योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत क्या देता है, 5 किलो दाना, क्या देता है, 5 किलो जो अन्न देता है वो किसके आधार पर देता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हमें क्या मिलते हैं, 5 किलो दाना। फिर है पीएम पोषण 20, पीएम पोषण शक्ति निर्माण। फिर मिलता है सक्षम आंगनबाड़ी योजना, जिसके तहत क्या है, मुरमुरियार ये दिए जाते हैं, किसके आधार, सक्षम आंगनबाड़ी योजना। फिर बाद के अंदर है पीएम आवास योजना, जिसके तहत क्या बनवाए जाते हैं, घर बनाते। पीएम उज्ज्वला योजना, इसके तहत क्या दिया जाए, गैस में। फिर जल जीवन मिशन, कौन सा, जल जीवन मिशन। फिर पीएम सौभाग्य योजना। फिर स्वच्छ भारत अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, नई शिक्षा नीति, जैसे हमने देखा पक्का मकान होना चाहिए, तो पक्का मकान के लिए कौन सी योजना चला दी, पीएम आवास योजना। हमने देखा कि ईंधन भी मिलना चाहिए, इसके लिए कौन सी योजना चला दी, उज्ज्वला। फिर हमने चला दी कि स्वच्छ क्या होना चाहिए, जल, तो कौन के लिए क्या, जल शक्ति मिशन, क्या जल जीवन मिशन, कौन सा, जल जीवन। कि स्वच्छता भी होनी चाहिए, इसके लिए क्या चला दिया, स्वच्छ भारत मिशन।
कि शिक्षा के अंदर भी अच्छी समग्र शिक्षा ऊपर देखें तो उसके लिए समग्र शिक्षा अभियान या नई शिक्षा नीति ला दी गई है। और फिर सक्षम आंगनबाड़ी योजना, पीएम पोषण, कि उनको अच्छी तरीके से क्या मिले, पोषण, न्यूट्रिशन के लिए क्या बना दिया, पीएम पोषण। और फिर अगर ये सारी चीज़ें, तो जो हमारे जो डायमेंशन थे उसके अंदर जो कितने 12 संकेत हैं उनके आधार पर उनको याद करते करते इन योजनाओं को क्या कर लो, याद कर लो। उनमें देखें यार पोषण तो पीएम पोषण योजना, फिर बाद में देखें कि यार गैस कनेक्शन तो उज्ज्वला योजना, फिर बाद के अंदर देखें कि यार घर पक्का मकान तो आवास योजना, फिर हम देखें उनके अंदर कि एक तो क्या शिक्षा से संबंधित हुए तो नई शिक्षा नीति ला दी, समग्र शिक्षा अभियान चला दिया। फिर हम देखा यार उनमें तो जल मतलब जल के लिए भी कुछ, स्वच्छ जल के लिए तो हम देखे क्या जल शक्ति मिशन, जल जीवन मिशन। फिर बाद के अंदर देखा पर्यावरण के लिए, स्वच्छ पर्यावरण के लिए क्या है, स्वच्छता वाला अभियान, स्वच्छ भारत मिशन। और परिसंपत्तियों के लिए तो ऐसे सरकार मतलब ऐसे कोई वो नहीं चलाती, जैसे सब्सिडी दे देती है उनके अंदर कि अब जो सरकार लगाओ कूलर वूलर लगाओ, मतलब कभी सरकार गरीब, वैसे सरकार की क्या होती है जिम्मेदारी होती है क्या करे अच्छी, जैसे कल करंट अफेयर्स में पढ़ाया कि हीट वेव ये बढ़ रही है तो सरकार क्या करो, प्रोवाइड करवाई, क्या प्रोवाइड करवाई, कूलर वूलर ये क्या करवाए, पंखे वंखे रहे सरकारी स्कूलों के अंदर ऐसे लगवाए। तो परिसंपत्तियों के आधार पर जैसे सब्सिडी दे देती है सरकार, अगर तुम कोई चीज़ खरीदोगे तो उनके ऊपर क्या दे देगी, छूट दे देगी ऐसे। तो जितनी योजनाएं लिख रहे हैं मतलब इनको बोझ नहीं बनाना है, अपने आप से हिसाब से थोड़ी थोड़ी करके क्या कर लेना है, याद कर लेना है और कर लेना है। बोली खाते फिर विश्व क्या हो गया, लो फिर क्या है, बेरोजगारी, क्या है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी में देखो, बेरोजगारी को हम कैसे निकालते हैं, जैसे जनसंख्या है, पूरे जो जनसंख्या के अंदर जितने लोग हैं उनको काम नहीं मिल रहा, वो बेरोजगार हैं क्या, नहीं हो सकता है कैसे, शिक्षा भी कर रहे हैं, जैसे तुम हो, तुम्हें क्या नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, तुम बेरोजगार हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम बेरोजगार हो क्या, नहीं रोजगार है, बेरोजगार हो क्या, नहीं हो। अरे तुम हो, बेरोजगार कौन होते हैं, जो घर पर बैठे हैं, जिनके पास काम करने के लिए कोई वो नहीं है, और जैसे काम तो तुम्हारे पास भी नहीं है, तुम बेरोजगार हो क्या, नहीं, क्या हो तुम, पालक है। रोजगार हम दो, बताओ रोजगार है, काम तो जैसे हमारे पास भी नहीं है तो हम क्या हैं, बेरोजगार हैं क्या, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास शिक्षा का वो है ना, हैं? पढ़ाई का काम है। अरे माता पिता पर मत जाओ तुम पहले ही, पढ़ाई का तुम काम तो वैसे बताओ। शिक्षा का स्तर अच्छा है। एक चीज क्या है, जनसंख्या, एक सुप्रीत बता रहा हूँ वैसे ही। तो एक तो क्या होता है श्रम बल और क्या होता है गैर श्रम बल। अब बेरोजगार के अंदर ऐसा होता है श्रम बल के अंदर जो क्या है लेबर फोर्स, जो वर्कर्स हैं मतलब वर्कर्स हैं, इसका मतलब उनको तो क्या है कामगार हैं। और एक क्या होते हैं बेरोजगार। बेरोजगार के अंदर दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो एबल टू वर्क, वो क्या कार्य करने के लिए क्या हो योग्य हो, और क्या हो विलिंग टू वर्क, कार्य करने का क्या हो इच्छुक हो। तुम इच्छुक हो के कार्य करने के, नहीं, लावणी काटने के इच्छुक हो तुम कि मैं किसी पे जाके और लावणी काट के आ जाऊँ, तो इसका मतलब बेरोजगार हो तुम। नहीं, तुम इच्छुक ही नहीं हो, इसका मतलब तुम क्या नहीं हो बेरोजगार भी नहीं हो। बेरोजगार होने के कारण ऐसे कि तुम काटना भी चाहते हो, तुम क्या हो और उस काम करने के लिए योग्य भी हो, इसलिए क्या रहोगे तुम, फिर भी तुम्हें क्या नहीं मिल रहा रोजगार नहीं मिल रहा। अब क्या हो तुम बेरोजगार। ऐसे नहीं है कि हमें तो काम नहीं मिल रहा भाई हम तो क्या है बेरोजगार हैं। तुम्हारी इच्छा तो है क्या, तुम्हारे वो तो है क्या, क्या तुम्हारे डोर तो है क्या काम करने के, अगर वो होंगे तो क्या होगे बेरोजगार। तो एबल टू वर्क और विलिंग टू वर्क, कार्य करने योग्य भी होना चाहिए और विलिंग टू वर्क, कार्य करने की क्या होनी चाहिए इच्छा भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं बिना इच्छा खेती में तो बेरोजगार हूँ, ऐसा नहीं होगा। और गैर श्रम बल जो नॉन लेबर फोर्स है, जो लेबर के अंदर नहीं है। तो ये देखो, तो जनसंख्या को कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों के अंदर। एक तो किसके अंदर श्रम बल लेबर फोर्स, एक क्या होता है जो लेबर फोर्स के अंदर नहीं आते। लेबर फोर्स को भी दो भागों के अंदर बांटा जाता है, एक तो कामगार जिनको क्या मिल गया
काम मिल गया वो तो क्या हो गए कामगार, वो तो क्या हो गए वर्कर्स जिनको काम वर्क मिल गया। और जो बेरोजगार हैं जिनको वर्क नहीं मिला उन्हें क्या बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर कौन आते हैं जो कार्य करने के इच्छुक हों भी और योग्य भी हों वो क्या होते हैं बेरोजगार। हर कोई बेरोजगार हो जाता है क्या? ऐसा नहीं होगा। तो देखो परिवार श्रम बल का वह भाग जो कार्य करने का इच्छुक भी है और कार्य करने के योग्य भी है परंतु फिर भी उसे कोई कार्य नहीं मिल रहा उसे क्या कहा जाता है बेरोजगार। तथा इस अवस्था को क्या कहा जाता है बेरोजगारी कहा जाता है। तो समझ में आ गया परिभाषा? ऐसे थोड़े हो जाते हैं बेरोजगार, या तो क्या एबल टू वर्क और विलिंग टू वर्क, कार्य करने के क्या योग्य भी हो और इच्छुक भी हो उनको क्या कहा जाता है, फिर भी उनको क्या नहीं मिल रहा रोजगार नहीं, उनको क्या कहा जाता है बेरोजगार। और इस अवस्था को क्या कहा जाता है बेरोजगारी। फिर अब बेरोजगारी को मापने के लिए एनएसओ के द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी किया जाता है। कौन सा? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी किया जाता है। एक वार्षिक सर्वेक्षण एनुअल है जिसकी शुरुआत 2017 में की। मतलब एक क्या है वार्षिक रिपोर्ट एनुअल रूप से क्या आती है हमेशा आता है ये सर्वे। कौन सा? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण क्या एक वार्षिक है सर्वेक्षण है एक वर्ष के अंदर हमेशा जिसकी शुरुआत कब से हुई है 2017 से। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसकी मतलब ये कब से स्टार्ट हुआ है 2017 से। क्या ये एनुअल मतलब वार्षिक सर्वे है? क्या एनुअल सर्वे है? क्या है वार्षिक सर्वे, हर साल से क्या आती है इसकी रिपोर्ट आती है। इस सर्वे में 3 मुख्य संकेतों का प्रयोग किया जाता है। कितने इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता है? 3 का। कौन कौन से? एक तो श्रम बल और भागीदारी दर और एक क्या होती है काम का जनसंख्या का अनुपात। एक क्या होता है बेरोजगारी दर। बेरोजगारी की दर कैसे निकालते हैं? पहले बेरोजगारी दर है क्या तुम्हारे? तो बेरोजगारी दर को कैसे निकालते हैं? पहले तो लेंगे बेरोजगारों की संख्या नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारों की संख्या कितनी है। फिर बाद के अंदर देखेंगे श्रम बल। अब देखो ऐसे थे वहाँ पे हमने पहले देखा कि श्रम बल को कितने भागों के अंदर बांटा गया है 2 भागों के अंदर। किसको? जो क्या है एक तो क्या है जो बेरोजगार हैं और एक क्या है वर्कर्स हैं। अब अगर हम क्या निकालेंगे बेरोजगारों की संख्या निकालनी है तो हम किसके अंदर से निकालेंगे? ये तो क्या है बेरोजगार हैं, क्या है बेरोजगार हैं और श्रम बल के अंदर कितने हैं उनके इसका क्या दे देंगे भाग दे देंगे। तो जैसे बेरोजगार के अंदर भाग दे दिए किसका श्रम बल का। अब परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुना कर दिया 100 से। तो अब आ जाएगा परसेंटेज इनका कितने लोग बेरोजगारी की दर कितनी है कि कितने बेरोजगार हैं की दर कितनी दर है। तो कैसे निकालेंगे? एक तो बेरोजगारों की संख्या और फिर बाद के अंदर श्रम बल का क्या दे देंगे भाग दे देंगे। जैसे ऐसे हो कि हम कितने जने हैं 8 तो यहाँ पे हम कितने 8 जने कितने 8 जने। अब 8 जनों के अंदर हमें ये तो क्या है कुल टोटल तो कितने 8 हैं। अब 8 के अंदर हमें 4 को तो मिल गया एक काम और 4 को क्या नहीं मिला है काम नहीं। ये क्या है बेरोजगार है। तो ये क्या है इन 4 के अंदर हम किसका भाग दे देंगे 8 का गुणा कर देंगे इसको 100 से। अब काटा तो कितना है यहाँ पर 1/2 1/2 को यहाँ से करेंगे इसके अंदर भाग देंगे तो कितने लोग 50% लोग कितने हैं बेरोजगार हैं। कितने लोग परसेंट लोग बेरोजगार हैं 50% कि 4 को तो क्या मिला हुआ है काम मिला हुआ है और 4 को काम नहीं मिला हुआ। तो इसका मतलब कितने परसेंट बेरोजगार हैं 50%। तो बेरोजगारी की दर गिननी है 50%। यहाँ पे बेरोजगारी की दर गिननी हुई 50%। समझ में आया कैसे निकालते हैं क्यों निकालते हैं? श्रम बल में से ही तो निकालेंगे जो लेबर है जो काम करने वाले हैं उनके अंदर ही तो निकालेंगे। ऐसे थोड़ी निकाल देंगे जनसंख्या के अंदर। पूरी जनसंख्या काम करती है क्या?
नहीं ओनली जो श्रम बल जो क्या करना चाहिए लेबर करना चाहते हैं उनको ही तो लेंगे। तो पूरी लेबर के अंदर उनको निकाल देंगे जो क्या है जिनको काम मिला हुआ है। तो ओनली फॉर किसको ले लिया बेरोजगार वालों के अंदर भाग दे दिया किसका पूरी जो श्रम बल जो कितने लेबर करना चाहते हैं। फिर बाद में परसेंटेज के लिए इसको किससे गुना कर दिया 100 से। फिर आ गया कितना आ गया 50% आ गया इस बेरोजगार दिन। अब वो कितनी भी देते हैं हमें कोई भी क्वेश्चन तो हम क्या कर देंगे इससे हल कर देंगे। तो समझ में आएगी। फिर बात के अंदर दूसरे नंबर पर क्या है श्रम बल की भागीदारी। श्रम बल की भागीदारी। फिर क्या है श्रम बल की भागीदारी। अब इसके अंदर हम क्या लेंगे ऊपर श्रम बल। अगर हम श्रम बल निकालना होगा तो हम किस में निकालेंगे पॉपुलेशन के अंदर। किसके अंदर निकालेंगे जैसे ऊपर ही ऊपर इस डायग्राम को हमेशा याद रखना है। पॉपुलेशन जनसंख्या जनसंख्या का कितने भागों के अंदर बांटा 2 भागों के अंदर। तो एक तो क्या है जो श्रम बल और एक गैर श्रम बल नॉन श्रम बल। श्रम बल को कितने भागों के अंदर बांटा है 2 भागों के अंदर। एक तो क्या है बेरोजगार एक तो क्या है जिनको क्या मिल गया कामगार हैं जो मतलब क्या है वर्कर्स। एक क्या है बेरोजगार। हमें बेरोजगारी की दर निकालनी थी तो हमने पहले क्या ले लिया बेरोजगारों का और उसके बाद में भाग किसका दे दिया श्रम बल का और गुना कर दिया 100 से। अब हमें क्या निकालना है श्रम बल की भागीदारी। तो श्रम बल वाले कौन से हैं ये। तो हम श्रम बल को तो क्या ले लेंगे अब की बार ऊपर। और फिर बाद में क्या देखना है हमें जनसंख्या श्रम बल किसके श्रम बल का कहाँ से डिवाइड हो रहा है जनसंख्या के अंदर। तो जनसंख्या को ले लेंगे किसके अंदर नीचे और किससे गुणा कर देंगे 100 से। समझ में आया। फिर हम पूछ रहे हैं किससे कामगार जनसंख्या को। तो अब की बार कामगार को तो क्या ले लेंगे ऊपर और कामगार किससे आ रहा है तो इसके अंदर काम करना हम इसको किस में ले लेंगे पॉपुलेशन के अंदर। तो जैसे कामगार और नीचे क्या ले ली पॉपुलेशन गुणा 100 कि कितने लोग चाहते हैं ये कामगार कितने लोग हैं ये तो हम कहाँ से निकालेंगे पूरी जनसंख्या के अंदर से ही तो निकालेंगे। तो गुणा 100। तो समझ में आ गए तीनों। फिर इन तीनों संकेतों की गणना ग्रामीण शहरी तथा पुरुष व महिलाओं के लिए की जाती है। 3 संकेतों की गणना कहाँ पे की जाती है ग्रामीण के अंदर भी शहरों के अंदर भी और पुरुष और महिलाओं के लिए भी। पुरुष और महिलाओं में बेरोजगारी का दर देखना है तो इन संकेतों का प्रयोग करेंगे कि पुरुषों की संख्या ले लेंगे। अब जैसे महिलाओं के अंदर क्या देखना है कि महिलाओं के अंदर बेरोजगारी की दर देखना है। जैसे हमने लिया कि पुरुषों की संख्या कितनी है कि पुरुषों की संख्या कितनी है जैसे 200 है और महिलाओं की कितनी संख्या है 150 महिलाओं की कितनी है 100 है। कितनी है 100 है ना। ये क्या है ये मतलब अनुपात है मतलब ये कुल टोटल है। अब हमें क्या निकालना है महिलाओं की निकालनी है क्या है महिलाओं की। तो फिर हम निकालेंगे तो महिलाओं को क्या ले लेंगे यहाँ पे हैं इसके अंदर ले लेंगे और फिर इन किसका भाग दे देंगे 100 का भाग दे देंगे एक पर पुरुष की हो इनके दोनों को जोड़ के इनको अंदर दे देंगे। फिर बाद में इसको क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे। क्या आ जाएगा इनका वो परसेंटेज। तो इन 3 संकेतों की गणना ग्रामीण शहरी तथा पुरुष एवं महिलाओं की क्या की जाती है ग्रामीण और शहरों के अंदर। ग्रामीण क्षेत्रों की निकालनी हो शहरी क्षेत्रों की महिलाओं पुरुषों के अंदर निकालनी हो इन सब के लिए क्या की जाती है मतलब इन संकेतों का क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है। फिर बेरोजगारी की गतिविधि स्थिति के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा है। शहरों की नहीं खड़ी जाती जो महिलाओं की में शहरों की नहीं खड़ी जाती तो पहले महिलाओं ऊपर और नीचे शहरों में ना ऐसे फिर बाद में देखेंगे कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र जैसे पहले तो देखेंगे पॉपुलेशन। फिर पॉपुलेशन के अंदर देखें कि ग्रामीण के अंदर इतने लोग रहते हैं जैसे 50 ग्रामीण लोग यहाँ पे रहते हैं। शहर के अंदर क्या रहते हैं 50। तो अब जैसे चल यहाँ पे 60 मान लो। अब इनके अंदर क्या देखेंगे फिर इसके आधार पर क्या देखेंगे बेरोजगारी देखेंगे। अगर महिला पुरुष के अंदर देखना है पहले तो क्या है महिला पुरुष की कुल टोटल जनसंख्या फिर बाद के अंदर ये महिलाओं की है पुरुषों की है। फिर देख लेंगे कि इनके अंदर रोजगार कितना है ये क्या है ऐसे। तो इन संकेतों की गणना ग्रामीण शहरी तथा पुरुष एवं महिलाओं के लिए की जाती है। बेरोजगारी को गतिविधियों के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों के अंदर बांटा जाता है। कितनी श्रेणियों के अंदर बांटा जाता है 3 श्रेणियों। एक तो क्या है सामान्य प्रमुख अवस्था बेरोजगारी की यूजुअल प्रिंसिपल स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी वर्ष भर में अपने कौशल के आधार पर क्या नहीं मिली
देखो 3 होते हैं, एक बार में तुम्हें बता दो, एक बार पढ़ के बता दूँ। एक है सामान्य प्रमुख अवस्था बेरोजगारी। कौन सी? सामान्य प्रमुख अवस्था बेरोजगारी की, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट। फिर बाद के अंदर इसके अंदर क्या था, ऐसे लोग जिनको पूरे वर्ष में क्या नहीं मिला, अपने कौशल के अनुसार काम नहीं मिला। फिर है सामान्य प्रमुख एवं सहायक अवस्था। एक तो क्या थी सामान्य, और कौन सी थी? सामान्य प्रमुख अवस्था। अब सामान्य प्रमुख अवस्था के अंदर क्या जोड़ दिया? सामान्य प्रमुख एवं सहायक अवस्था बेरोजगारी। इसके अंदर क्या था? यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे लोगों की संख्या जिन्हें पूरे वर्ष भर में अपने कौशल से अपने नीचे वाले कौशल के आधार पर भी क्या नहीं मिला? रोजगार नहीं मिला। फिर है वर्तमान साप्ताहिक अवस्था के अंदर बेरोजगारी के अंदर करंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे लोगों की संख्या जिन्हें पूरे सप्ताह क्या नहीं मिला? कार्य नहीं मिला। फिर बाद में वर्तमान दैनिक अवस्था बेरोजगारी। ऐसे लोग जिनको सप्ताह के अंदर 1 या 2 दिन भी क्या नहीं मिला? कार्य नहीं। अब देखो इधर इनको एक जगह ऐसे लिख लो, फिर मतलब अच्छी तरीके से बता दो। एक तो क्या है सामान्य प्रमुख अवस्था, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेट, है ना। फिर ये दूसरे नंबर पे क्या है? सामान्य प्रमुख और सहायक। तो एक तो क्या है? यूजुअली प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी, है ना। ये तीसरे नंबर पर कौन सी थी? वर्तमान साप्ताहिक अवस्था। वर्तमान साप्ताहिक अवस्था। फिर चौथे नंबर पर क्या है? वर्तमान दैनिक अवस्था। ये थी 4 ही। अब 4 इसके अंदर देखो, बहुत ही कुछ नहीं है, एकदम क्या है आसान सी बात है, इतना बड़ा कुछ नहीं याद करना, इसके अंदर बस चीज़ें समझ लो। सामान्य प्रमुख अवस्था के अंदर तो क्या होता है? इसके अंदर ऐसे लोगों को लिया जाता है जिसे 1 साल के अंदर क्या नहीं मिला, इनको रोजगार ही नहीं मिला। किसके आधार पर? अपने कौशल के आधार पर। किसके आधार पर? स्किल के आधार पर। मेरा कौशल क्या है? पढ़ाना। अब मेरे को पढ़ाने का काम नहीं मिले 1 साल तक, मेरे स्किल्स के आधार पर क्या नहीं मिला? मेरे को काम नहीं मिला, कि इतना क्या नहीं है, रोजगार ही नहीं है, इतनी कोचिंग संस्थान ही नहीं है जिसके अंदर क्या कर सकूँ, मैं पढ़ा सकूँ अपने कौशल के हिसाब से। तो सामान्य प्रमुख अवस्था के यूजुअल प्रिंसिपल स्टेट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर तो क्या करना है कि व्यक्ति को 1 वर्ष के अंदर, पूरे वर्ष के अंदर क्या नहीं मिलना? पूरे वर्ष ही क्या नहीं मिला? रोजगार नहीं मिला। किसके आधार पर? अपने स्किल्स के आधार पर या अपने कौशल के आधार पर। किसके आधार पर? अपने कौशल के आधार पर उसे क्या नहीं मिला? रोजगार नहीं मिला। फिर सामान्य प्रमुख एवं सहायक, मतलब यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर क्या हुआ? ऐसे व्यक्ति जिनको पूरे वर्ष भर ही क्या नहीं मिला है? काम नहीं मिला है। काम तो इसके अंदर भी नहीं मिला है वर्ष भर, लेकिन काम इसके अंदर भी नहीं मिल रहा। दोनों के अंदर वर्ष भर काम नहीं मिल रहा, लेकिन इसमें तो किसके आधार पर नहीं मिल रहा? स्किल के आधार पर। अब देखो मेरा काम क्या है? पढ़ाना। अब मेरे को इस आधार पर क्या, तो मेरे को काम नहीं मिला। फिर मैंने यार कि पढ़ाने पर काम नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कर लें कि मैं टेस्ट सीरीज़ बना दूंगा स्प्रिंग बोर्ड की। क्या बना दूंगा? या कोऑपरेशन एकेडमी क्या बना दूंगा? टेस्ट सीरीज़ तो बना दूंगा। मतलब पढ़ाने से नीचे का काम क्या है? टेस्ट सीरीज़ बनाना, ये बना दूंगा। अगर मेरे को इसमें भी क्या नहीं मिल रहा? काम नहीं मिल रहा, तो मैं किसके अंदर आऊँगा? सामान्य प्रमुख। अब जैसे कोई आदमी है, वो किसका काम करता है? ठेकेदारी का काम करता है। किसका? ठेका लेने का काम करता है। लेकिन ठेकेदारी के अंदर तो पूरे साल उसको क्या नहीं मिला? काम नहीं मिला। उसका स्किल के आधार पर तो उसे काम नहीं मिला। अब वो क्या करे? इससे भी बिलो स्टैंडर्ड का, इससे भी नीचे वाले इस तरह का काम ढूंढने की कोशिश करे। ठेकेदार अब क्या करे? खुद कारीगर बन के भी काम करना चाहिए, तो क्या नहीं मिल रहा उसको? काम नहीं मिल रहा। अब कारीगर से भी नीचे वो जा रहा है, उसको मजदूर बन रहा है, तो भी क्या नहीं मिल रहा? काम नहीं मिला। क्या तो एक तो ठेकेदारी वाला काम तो मिल ही नहीं है, उससे नीचे वाला काम भी नहीं मिल रहा। न तो उसे कामगारी का मिल रहा है, ना उसे मजदूरी का मिल रहा है। तो क्या करना? एक तो पूरे वर्ष भर के अंदर अपने स्किल्स के अनुसार क्या नहीं मिलना? काम नहीं मिलना। वो तो किसके अंदर आता है? सामान्य प्रमुख अवस्था के अंदर। फिर सामान्य प्रमुख सहायक सब्सिडरी अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या आता है? अपने बिलो स्टैंडर्ड से भी कम क्या नहीं मिलना? काम नहीं मिलना। तो क्या अपने स्किल से भी नीचे का क्या नहीं मिलना? काम नहीं मिला, बिलो स्टैंडर्ड का भी। फिर है वर्तमान साप्ताहिक। अब दोनों के अंदर क्या नहीं मिला? समझ में आ गया दोनों के अंदर क्या है?
एक के अंदर तो अपने स्किल अपने कौशल के अंदर, जैसे मैं पढ़ाने का काम ये मिला ही नहीं तो इसके अंदर तो मैं ये ट्राई करूँगा। लेकिन सामान्य प्रमुख सहायता के अंदर मैं इससे निचले वाला भी कि मेरे को टेस्ट सीरीज में लगा लो, टेस्ट सीरीज में नहीं तो मैं टेस्ट बांट दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, कॉपी ले लूँगा, इससे भी ब्लू स्टैंडर्ड का काम नहीं मिल रहा पूरे वर्ष। फिर है वर्तमान साप्ताहिक, करंटली वीकली अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर क्या आता है एक सप्ताह कि इस पूरे सप्ताह के अंदर ही क्या नहीं मिला मेरे को, काम नहीं मिला। एक सप्ताह के अंदर 7 दिन के अंदर क्या नहीं मिला मेरे को, काम ही नहीं मिला। तो फिर मैं किसके अंदर आऊँगा, वर्तमान साप्ताहिक। फिर बाद के अंदर क्या है, वर्तमान दैनिक जीवन, मतलब डेली की लेंगे तो डेली अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर कि 7 दिन के अंदर, एक सप्ताह के अंदर मेरे को काम मिल गया, 2-3 दिन काम मिल गया और बाकी के दिन काम नहीं मिला। जैसे कोई भी बड़े शहर होते हैं, जैसे गुजर की थड़ी के अंदर क्या लगता है, नाका लगता है, किसका, मजदूरों का। अब वो रोज़ 7 दिन आके बैठते हैं, कितने रोज़ 7 दिन आके बैठते हैं, लेकिन कभी कभी इनको कोई लेके नहीं जाता। ये 7 दिन के अंदर उसको कोई 2 दिन तो लेके चला गया, 3 दिन 5 दिन अपने घर पे चले जाते हैं वापस, कि काम ही नहीं मिल रहा। तो वो किसके अंदर आएंगे, दैनिक कमाने में। और वर्तमान साप्ताहिक के अंदर तो पूरे सप्ताह के अंदर ही काम नहीं मिला। सामान्य प्रमुख अवस्था के अंदर तो क्या नहीं मिला, सहायक में भी कि पूरे साल के अंदर अपने कौशल के हिसाब से तो मिला ही नहीं, जिससे नीचे वाला भी अपने कौशल के नीचे वाला काम भी नहीं मिला। और सामान्य प्रमुख अवस्था के अंदर कि अपने कौशल के हिसाब से काम नहीं मिला। तो समझ में आया इनके अंदर चारों, बस यही पैराग्राफ है, इसके अंदर और कुछ नहीं। फिर एक ये सर्वे जारी करते हैं बेरोजगारी का, कौन, PLFS, मतलब ये जब अब नया आंकड़ा आएगा तब लिख लेना, ये तो ठीक नहीं है। फिर है बेरोजगारी के प्रकार, बहुत ही छोटे से मैं अभी समझा दूंगा, अभी कुछ नहीं करना इनके अंदर। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के प्रकार। एक तो क्या होती है, चक्रीय बेरोजगारी, नहीं क्या, सक्रिय बेरोजगारी है ना। हाँ, फिर क्या निकालो, एक तो बेरोजगारी के प्रकार, एक तो कौन सी बेरोजगारी है, चक्रीय बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में समृद्धि, ग्रोथ एवं मंदी में चक्कर चलते हैं। आर्थिक समृद्धि के समय बहुत से लोगों को क्या मिल जाता है, रोजगार, फिर बाद के अंदर क्या बेरोजगारी बढ़ जाती है। ये तो क्या है। फिर है संरचनात्मक बेरोजगारी, यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में संरचना के कारण अर्थात अर्थव्यवस्था में बड़े परिवर्तन को क्या दर्शाती है। फिर है घर्षणात्मक या संरचनात्मक, फ्रिक्शल अनएम्प्लॉय, इसमें व्यक्ति के द्वारा पुराने रोजगार को छोड़ दिया जाए, नए रोजगार की तलाश में, इसलिए वह बीच में कुछ समय के लिए बेरोजगार रहता है। मैं समझा दूंगा एक साथ ही समझ नहीं। फिर है क्या है, प्राकृतिक बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी जिसमें घर्षणात्मक संरचनात्मक दोनों प्रकार की क्या है बेरोजगारी की क्या गुण हो, अर्थात अर्थव्यवस्था में बड़े परिवर्तन भी हुए हैं और व्यक्ति में पुराने रोजगार को छोड़ के नया रोजगार भी क्या कर रहा हो, तलाश कर रहा हो। फिर क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसमें ऐसे व्यक्तियों को कार्य संलग्न होता है जिसमें उत्पादन उसके कार्य के योगदान बेरोजगारी। फिर है अल्प बेरोजगारी, जब कोई व्यक्ति अपने कौशल के स्तर से नीचे का कार्य कर रहा हो तो भी उसे क्या नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, अल्प बेरोजगारी। फिर मौसमी बेरोजगारी, जब व्यक्ति कुछ वर्षों या विशेष भागों में क्या मिले उसको रोजगारी, परंतु उसे बेरोजगारी नहीं। फिर क्या है, तकनीकी बेरोजगारी, ये बेरोजगारी तकनीक में होने वाले बड़े परिवर्तन के कारण होती है। फिर जैसे रोबोटिक, जैसे अब देख लो, एक बार इनके मेरे को नाम बता देना। सबसे पहले क्या है, चक्रीय बेरोजगारी। हाँ, चक्रीय बेरोजगारी में बता दूंगा वैसे। चक्रीय बेरोजगारी बाद में कौन सी है, संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चर। और फिर दूसरी कौन सी है, घर्षणात्मक बेरोजगारी। फिर कौन सी है, फिर क्या है, प्राकृतिक बेरोजगारी। फिर क्या है, मौसमी बेरोजगारी, पर्सनल बेरोजगारी, फिर क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। फिर क्या है, तकनीकी बेरोजगारी। फिर क्या है, अल्प बेरोजगारी। हो गई। चक्रीय बेरोजगारी के अंदर तो क्या है, चक्रीय बेरोजगारी के अंदर आता है कि कभी तो क्या हो रही है ग्रोथ, कभी तो क्या हो रही है समृद्धि। देखो, जब देश के अंदर क्या हो, ग्रोथ हो, मतलब पैसे ज़्यादा आने लगे, निवेश बढ़ने लगे। अब जैसे भारत के अंदर ग्रोथ क्या हो जाए, तेज़ी से बढ़ जाए, जैसे जयपुर के अंदर तेज़ी से क्या हो जाए,
मकान बनने लग जाएं, बिल्डिंग्स बनने लग जाएं, हॉस्पिटल्स खुल जाएं, और फिर क्या हो जाए, बड़े बड़े क्या लग जाए, उद्योग धंधे ये लग जाएं। जयपुर के अंदर क्या लग रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे ये सारे लग रहे हैं। अब ये इतने सारे लगेंगे, इसके कारण जो बेरोजगार हैं उनको भी क्या मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है। अब इतने बड़े लेवल पर ये सारे क्या होंगे, रोजगार लगेंगे, तब तो जो क्या होगी, मजदूरों की जरूरत होगी, तो क्या होगा, रोजगार मिल जाएगा। किसके कारण, ग्रोथ के कारण, समृद्धि के कारण। ग्रोथ के कारण क्या मिल जाना, रोजगार मिल जाना। फिर मंदी, अब मंदी के कारण क्या हो गया, जैसे अब इतने बैंक लग रहे थे, फिर एकदम से क्या हो गया, काम रुक गया। अब क्या होगी, मंदी आ गई, तो जैसे ही मंदी आई तो क्या हो जाना, रोजगार का छूट जाना। तो इसलिए फिर बाद में थोड़े दिन बाद में देखा कि एकदम से फिर जयपुर के अंदर क्या हो गई, काम स्टार्ट हो गए, तो फिर क्या मिल गया, रोजगार मिलने लगे। फिर देखा कि फिर मंदी आ गई, फिर देखा कि फिर वापस क्या होगी, रोजगार ग्रोथ। तो क्या हो, चक्रीय बेरोजगारी के अंदर क्या हो, ग्रोथ एंड मंदी के कारण, समृद्धि और मंदी के कारण, जैसे ग्रोथ होने लगती है तो अपने आप क्या मिलने लग जाते हैं, रोजगार मिल जाने। फिर बाद के अंदर अगर मंदी हो जाती है तो रोजगार क्या हो जाते हैं, छूटने लग जाते हैं। जैसे ये चक्र चलता है कि एकदम कभी एकदम से क्या हुई, वो खूब क्या हो, मतलब रोजगार हुआ, खूब ग्रोथ हुई, लेकिन बाद के अंदर क्या चल गई, अर्थव्यवस्था मंदी के अंदर। फिर वापस क्या आ रही है, ग्रोथ के अंदर, फिर रोजगार मिल गए, फिर वापस यहाँ पे गई तो गरीबी के अंदर क्या हुई, छूटते गए रोजगार। फिर वैसे ग्रोथ बढ़ती जा रही है तो लोगों को क्या मिलते जा रहे हैं, रोजगार। तो ये क्या चल रहा है, चक्कर चलता आ रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं, चक्रीय बेरोजगारी। क्या बोलते हैं इसको, चक्रीय बेरोजगारी। क्या बोलते हैं, चक्रीय बेरोजगारी। समझ में आया। चक्रीय बेरोजगारी के अंदर क्या होता है, अर्थव्यवस्था के अंदर समृद्धि और मंदी हो, ग्रोथ एंड क्या हो, दूसरे नंबर वाला, हाँ, तो वो, तो जिससे क्या होगी, बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। मतलब क्या चलता है इसके अंदर, चक्कर चलता है, किसका, रोजगार और बेरोजगारी का। तो समझ में आया कि ग्रोथ के कारण क्या मिल जाना, काम मिल जाना, और फिर बाद के अंदर मंदी हुई तो काम छूट जाना। तो ये चक्कर चलता रहा ऐसे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये क्या हो गया, चक्रीय बेरोजगारी। फिर बाद में देखें संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या हो गई कि अर्थव्यवस्था में ऐसे बड़े परिवर्तन हो गए कि उसकी संरचना में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। जैसे ऐसे देखो कि हमने 1991 के अंदर क्या किए, आर्थिक सुधार किए। आर्थिक सुधार किए, उससे पहले हमारे क्या, सूद का काम चलता था, ऐसा चलता था, ऐसे। अब इसके कारण क्या हुई, अब 1991 के अंदर बड़े लेवल पर क्या खुल गए, उद्योग धंधे। अब जो लोग क्या काम करते थे, सूदकार ये काम करते थे, उन्हें उद्योग धंधों के अंदर काम करना आ रहा ही नहीं है। तो संरचना के अंदर ही क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। पहले सूदकार ये चक्कर चलाना ये काम करते थे, अब एकदम से मशीनें आ गई। क्या आ गई, मशीनें आ गई। अब उनको क्या नहीं आ रहा, चलाना नहीं आ रहा। कि संरचना के अंदर क्या हो जाना, संरचनात्मक स्ट्रक्चर ही क्या हो जाना, चेंज हो जाना, किसका, अर्थव्यवस्था का। तो उसके अंदर संरचना के अंदर क्या हो जाना, बड़े परिवर्तन हो जाना, जिसके कारण क्या हो, जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी, ग्रोथ और मंदी के कारण जो बेरोजगारी होती है उसे क्या बोलते हैं, चक्रीय बेरोजगारी। फिर क्या होती है, ग्रसनात्मक, फिक्शल अनएम्प्लॉयमेंट। फिक्शल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, कोई आदमी था, पहले क्या था, जॉब के अंदर था, तो अपनी पहले वाली जॉब को क्या छोड़ दिया, और नई वाली जॉब की क्या कर रहा है, तलाश कर रहा है। अब इन बीच के दिनों के लिए क्या हो गया, वो बेरोजगार। अपनी पिछले वाली नौकरी को तो क्या कर दिया, छोड़ दिया, और ये क्या हो रहा है, नई जॉब को ढूंढ रहा है। लेकिन इन बीच के दिनों के अंदर क्या कर रहा है वो, मतलब, तो ग्रसनात्मक बेरोजगारी कब उत्पन्न होती है, पहले का रोजगार छूट जाए और अगले की तलाश करने लग जाए, फिर तो बीच का जो बीच के दिन है उनको क्या बोलते हैं, ग्रसनात्मक बेरोजगारी। क्या है, फिक्शल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर एक प्राकृतिक बेरोजगारी। क्या है प्राकृतिक बेरोजगारी, यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चर हाँ, दोनों को इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर। कहाँ पे गई है, क्या है प्राकृतिक बेरोजगारी। इसके अंदर क्या हो, घर्षणात्मक और संरचनात्मक दोनों ही परिवर्तन हो जाए कि व्यक्ति पिछली वाली जॉब को भी छोड़ दिया हो, अगली वाली की तलाश कर रहा हूँ। अरे इसी समय क्या हो गए, बड़े संरचनात्मक परिवर्तन हो गए। जैसे किसी व्यक्ति ने 1990 के अंदर अपनी क्या छोड़ दी, जॉब भी छोड़ दी, और फिर बाद के अंदर क्या हो गया, बड़े चेंज भी हो गए। अब इन दोनों के अंदर ये क्या होती है, प्राकृतिक बेरोजगारी।
कि अपनी पिछली वाली जॉब को छोड़ देना, अगली वाली की तलाश करना, और फिर क्या हो जाना, इसके अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर क्या हो जाना, बड़े परिवर्तन हो जाए। ये दोनों किसके अंदर आते हैं, प्राकृतिक बेरोजगारी के अंदर। किसके अंदर आते हैं, प्राकृतिक। इसके अंदर घर्षणात्मक और संरचनात्मक दोनों चीजें आती हैं। घर्षणात्मक के अंदर तो पिछली वाली जॉब को छोड़ देना, अगली वाली की तलाश के अंदर, बीच के अंदर दिन में जो क्या रहती है, पीछे के दिनों में जो बेरोजगारी रहती है उसे क्या कहते हैं, फिक्सल अनएम्प्लॉयमेंट। और फिर बाद के अंदर दूसरी क्या आ गई, संरचनात्मक। संरचनात्मक की अर्थव्यवस्था की संरचना में क्या हो गए, बड़े परिवर्तन हो गए। पहले तो क्या मतलब जो ये छोटे पैमाने पर चीज़ें चलती है, बड़े पैमाने हो गए, तो इसके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई है वो। फिर है मौसमी बेरोजगारी। क्या है, मौसम के आधार मौसम के आधार पर नहीं। मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है कभी कभी तो आदमी को क्या मिल जाना, रोजगार मिल। जैसे रेगिस्तान है, क्या है, रेगिस्तान अब क्या है, धूप है। अब धूप के अंदर वहाँ पे क्या है, अत्यधिक धूप है, एकदम तावड़ा पड़ा हुआ है, क्या है, लाई सी लग रही है, क्या चल रही है। अब वहाँ पे कोई टूरिस्ट जा सकता है क्या, अब वो टूरिस्ट नहीं जाएगा तो वो क्या हो गए, अब बेरोजगार हो गए। ऐसे आने दो कभी, अगर जैसलमेर के अंदर आ जाए, क्या आ जाए, सर्दियाँ, फिर देखो जैसलमेर के अंदर पूरा भारत उमड़ पाता है देखने के लिए, घूमने के लिए, रेगिस्तान के अंदर घूमने के लिए। अब इतने लोग आएंगे तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रोजगार जनरेट हो रहा है। रोजगार कैसे जनरेट हो रहा है, कोई आधे तो रास्ते ही बता रहे हैं कि वो इधर से यहाँ पे रास्ता है, ले 500 रुपये, तो उसके कारण क्या मिल गया उसको, रोजगार। आधे क्या कर रहे हैं, पानी की सप्लाई कर रहे हैं, आधे क्या कर रहे हैं, फूड की सप्लाई कर रहे हैं, आधे क्या कर रहे हैं, ऊँटों के अंदर उनको बैठा रहे हैं, आधे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे झूले लगा रहे हैं, आधे क्या कर रहे हैं, तंबू लगा रहे हैं, आधे क्या कर रहे हैं, गाड़ी ले चल रहे हैं। तो इसके कारण क्या मिल गया, रोजगार। अब जैसे ही गर्मी आई, सारा रोजगार की क्या हो गया, पानी फिर गया। अब ये क्या है, मौसमी बेरोजगारी, कि किसी मौसम विशेष के अंदर तो क्या मिल जाना उनको, रोजगार मिल जाना। जैसे क्या सर्दी के अंदर वहाँ पे खूब सारा पर्यटन आता है, तो इसके कारण क्या मिल गया, उनके बहुत सारा रोजगार मिल गया। लेकिन जैसे ही धूप आई, सारा रोजगार क्या हो गया, ठप हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी। प्राकृतिक बेरोजगारी के अंदर कौन कौन सी चीजें आते हैं, स्ट्रक्चर और फिक्सल दोनों पर क्या किया जाता है, आप कि मतलब पिछले वाली क्या जो भी छोड़ दिया और आने मतलब कर रहा, और बीच के अंदर दिनों में संरचना के अंदर, अर्थव्यवस्था के बड़े पैमाने के अंदर क्या हो गया, चेंजमेंट। फिर क्या है, घर्षणात्मक तो बताए। फिर क्या है, चक्रीय बेरोजगारी के अंदर क्या, अर्थव्यवस्था के अंदर क्या जाना, समृद्धि और मंदी, ग्रोथ और डिप्रेशन के कारण क्या हो जाना, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट होना। फिर मौसमी बेरोजगारी समझ में आ गई। फिर है प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी वो होती है जिस काम के अंदर क्या होते हैं, हम संलग्न होते हैं, लेकिन हमारे वहाँ पे उपस्थिति का वहाँ पे कोई क्या नहीं है, लेना देना। लेकिन जो उत्पाद पैदा होता है, जो क्या होता है, उत्पाद होता है, उसके अंदर हमारी कोई भागीदारी नहीं होती। जैसे हम खेती के अंदर, हम जब घर पे थे तो ऐसे सोचते थे कि मेरे बिना खेती हो ही नहीं सकती। उस खेती के अंदर हम भी क्या थे, संलग्न थे। लेकिन जयपुर आए, एक भी दाना कम नहीं हुआ, उतनी क्या हुई, फसल हुई। तो तुम क्या क्या काम आए वहाँ पे, और तुम पहले क्या क्या दावा करते थे कि मेरे बिना क्या नहीं होगी, खेती नहीं होगी। 2 बोरी ज़्यादा और हुई हैं, क्या हुई हैं, 2 बोरी ज़्यादा और हुई हैं। लेकिन वहाँ पे क्या थे, तुम भी वहाँ पे तुम भी शामिल थे उस खेती के अंदर कि मेरे भी क्या है, मैंने भी खेती किया है, मैंने भी लाइन पलटी है, वो किए। तुम क्या एक्स्ट्रा हो, क्या हो, एक्स्ट्रा। तुम काम के अंदर तो संलग्न हो, लेकिन तुम्हारा उत्पाद के अंदर क्या नहीं है, कोई योगदान नहीं है। उसे क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ज़्यादा करिए किसके अंदर दिखती है, कृषि के क्षेत्र के अंदर। तो कृषि के अंदर अब ऐसे कहने मेरे बिना तो क्या नहीं होगी, खेती नहीं होगी, और भूल जाओ इस बात को, क्या हो, भूल जाओ। ऐसे ही क्या है, मौसमी बेरोजगारी के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पे, पर्यटक के क्षेत्र। तो फिर बाद में आगे समझ में आ गया। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, जिसके अंदर काम के अंदर हम क्या होते हैं, संलग्न होते हैं। हम क्या होते हैं, काम कर रहे तो होते हैं, लेकिन हमारा जो उत्पाद, जो प्रोडक्शन होता है, उसके अंदर हमारा कोई योगदान नहीं होता। हम क्या है, छिपे हुए आदमी। अब कोई काम के हाथ, जैसे ठाले बैठे हुए थे तो क्या करवा दिया, काम करवा दिया। अगर जैसे अब सबको पता है, निगाह आराम से, पहले क्या बोलते थे कि मेरे बिना तो खेती करके दिखा देना, कोई फर्क पड़ा, 2 बोरी ज़्यादा ही होंगी अब की बार, ऐसी कोई वो नहीं। फिर है तकनीकी बेरोजगारी। क्या है, तकनीक। अब तकनीकी के अंदर क्या हो गए, बड़े चेंजमेंट हो गए, तकनीक ही नहीं आ गई। जैसे रोबोटिक्स आ जाए, क्या आ जाए, रोबोट आ जाए। अब कंपनियों के अंदर आदमियों की जगह काम कौन करने लग जाए, रोबोट काम करने लग जाए। तो
तो फिर बाद के अंदर वो आदमी तो क्या हो गई, बेरोजगार हो गई। तो कोई तकनीकी के कारण क्या हो जाना, बेरोजगार हो जाना। लावणी काट वाली मशीन। हाँ, लावणी काटने वाली मशीन आई तो जो मजदूर थे लावणी काटने वाले वो क्या हो गए, अब बेरोजगार हो गए। तो क्या तकनीकी के कारण क्या हो जाना, बेरोजगारी हो जाना। फिर अल्प बेरोजगारी, क्या है, अल्प बेरोजगारी। अब ऐसा है कि मेरा काम तो क्या है, पढ़ाना, लेकिन मैं मेरे नीचे वाले मतलब टेस्ट सीरीज के अंदर काम करने लगा तो क्या है, अपने नीचे स्तर पर क्या मिल जाना, काम मिल जाए। ये क्या है, अल्प बेरोजगारी। फिर बाद में और गए क्या कुछ बेरोजगारी के कारण रहे। तो ठीक, कारण ही पूछ रहे हैं क्या, फिर बेरोजगारी खत्म करवाई देता हूँ फिर तो। अरे एक पेज इसको तो क्या छोड़ेंगे। तो आज तो कुछ है ही नहीं, पूरी चीज़ें तो मैंने क्या कर दी हैं, मुँह पे याद करवा दी हूँ। फिर देखो बेरोजगारी के कारण क्या है, बेरोजगारी के कारण एक तो क्या है, अशिक्षित, गरीबी। ये तो तुम्हारे वैसे भी लिख सकते हो, इनको तो कोई वो ही नहीं है। वही बताती इसमें। तो क्या है, गरीबी, कृषि पर अति निर्भरता तथा कृषि का पिछड़ापन। गरीब बेरोजगारी कारण क्या है, एक तो गरीबी है, एक सारे लोग किसके ऊपर लगे हुए, कृषि के अंदर, और कृषि पर ही ज़्यादा क्या रहते हैं, पिछड़ रही है। इसके कारण क्या है, बेरोजगारी। अब कृषि के अंदर चाहे तुम 2 जने काम कर लो, चाहे 10 जने काम कर लो, प्रोडक्शन तो क्या होना है, उतना ही होना है। भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, परंतु सेवा क्षेत्र के पास पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध नहीं करवाते। अर्थव्यवस्था के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण के अंदर कृषि, द्वितीय चरण के अंदर क्या लगते हैं, उद्योग धंधे, तीसरे चरण के अंदर क्या लगते हैं, मतलब सेवा, मतलब एक दूसरे जैसे डिलीवरी करना, यहाँ से यहाँ तक करना, बैंक के अंदर काम करना, ये क्या करना, जैसे ब्यूरोक्रेट्स, ये सारे किसके अंदर आए, सेवा के अंदर। लेकिन ये क्या है, अब हमारे भारत के अंदर जो उद्योग धंधे क्या नहीं हुए, ज़्यादा विकसित नहीं है। हम उद्योग धंधे अगर होते, बाद में उद्योग धंधा होते तो मतलब सेवा का काम भी ज़्यादा होता, लेकिन हम सीधे कहाँ पे चले गए, सेवा के क्षेत्र के अंदर। तो उद्योग धंधे इसलिए है नहीं, तो ज़्यादा कृषि पर क्या हमारी, तो सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का। अगर इसके अंदर उद्योग धंधे भी शामिल होते तो क्या रहता, अच्छा रहता। हम क्या नहीं रहते, बेरोजगारी इतनी नहीं रहती जितनी अब है। इसलिए भारत में जॉबलेस ग्रोथ भी पॉपुलेशन भी कहते हैं, पॉपुलर है। जॉबलेस ग्रोथ कैसे, उद्योग धंधे तो लगे नहीं, उद्योग धंधे लगते तो बहुत सारों को क्या मिलती, नौकरी मिलती, जॉब मिलती, लेकिन अब इसके कारण मिलेंगी। फिर औद्योगिक क्षेत्रों में पर्याप्त विकास नहीं हुआ। शिक्षा का क्या है, अभाव है। कौशल का क्या है, अभाव है। आर्थिक क्या है, असमानता। सामाजिक भेदभाव, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, आर्थिक असमानता। उद्यमिता का अभाव। उद्यमिता क्या होती है, भारत में रोजगार चाहने वाले की तो संख्या अधिक है, लेकिन रोजगार देने वाले की संख्या क्या है, कम है। उसे क्या बोलते हैं, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। फिर वित्तीय समावेशन, फिर आधारभूत ढांचे का अभाव, सामाजिक कुरीतियाँ, तकनीकी परिवर्तन। देख लो क्या हमारे, एक तो शिक्षा नहीं है, फिर क्या नहीं है, असमानता है, और क्या है, तकनीकी के अंदर परिवर्तन, बेरोजगारी कारण, और क्या है, वित्तीय समावेशन, शिक्षा का अभाव हो गया, और फिर क्या है, सेवा क्षेत्र के अंदर ज़्यादा, उद्योगों का क्या नहीं होना, विकास नहीं होना, कृषि पर क्या है, ज़्यादा निर्भरता, और क्या है, गरीबी, और क्या है, अर्थव्यवस्था, बुनियादी अर्थव्यवस्था का क्या नहीं है, ये बस ऐसे कुछ भी आराम से नहीं सोच के क्या कर देना, हो जाना। तो आज क्या हो गया, बेरोजगारी और गरीबी दोनों क्या हो गए, समाप्त। कल संपूर्ण क्या होगा उनका रिवीजन, और सारा पूछूंगा मैं तुम सबसे। थैंक यू सो